डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में समझाया था। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, आपको पता होना चाहिए। जब मेटल की सरफेस पर हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और ये इफ़ेक्ट आपका कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल में से इजेक्ट करने के लिए जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है। सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाती है जिनकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो कोई पूछे कि व्हाट इज़ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस टॉपिक तक हमारा हो गया था। देखिएगा, व्हाट इज़ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा न्यू नॉट से। क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject the electron from the surface of metal is called threshold frequency। क्लियर हो गया बेटा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें किसी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए वो आपकी कहलाती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक कि आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड के इक्वल नहीं होगी, मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलेगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगर सपोज करो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बजाय आपसे पूछ रखी है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ देख लीजिएगा बेटा। तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा नॉट। क्या कहते हैं बच्चों, लैम्डा नॉट। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू नॉट किस के रेसिप्रोकल होगा आपका, देखिएगा लैम्डा नॉट के। क्लियर हो गया। तो आपकी क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो बताओ मिनिमम वेवलेंथ की मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देख लीजिएगा बेटा, इन्वर्सली हैं एक दूसरे के। तो आप क्या कहेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ। तो क्या होती है आपकी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, देखिएगा बेटा, इट इज़ द ध्यान से देखिएगा, it is the maximum wavelength, it is the maximum wavelength of the incident radiation, it is the maximum wavelength of the incident radiation necessary to क्या, release photon। ध्यान से सुनिएगा बेटा, necessary to release प्रोटॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन सरफेस। क्लियर हुआ बच्चों। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम। और उस वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, बोलिएगा, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ फ्रॉम ए गिवन सरफेस इन कौन से इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या होती है आपकी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। चलिए, अब थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा आपकी कि ध्यान से सुन लीजिएगा, व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। व्हाट इज़ वर्क फंक्शन यहाँ दिख लेती हूँ मैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको सब पता होनी चाहिए। वर्क फंक्शन जिसको हम कहते हैं W नॉट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, W नॉट से, ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है आपका वर्क फंक्शन, देख लीजिएगा, द मिनिमम एनर्जी। अगर एनर्जी के टर्म में बोल रहा हूँ तो हम बोलेंगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं बेटा, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, मिनिमम एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू क्या होता है आपका, H न्यू। ठीक है, तो आपकी देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप कहते हैं E इक्वल टू H न्यू, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, बोलिएगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यहाँ H न्यू नहीं लिखेंगे आप, न्यू नॉट लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका H न्यू नॉट। तो यह आप कह सकते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मिनिमम एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ये मिनिमम एनर्जी है आपकी, मिनिमम एनर्जी दैट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, H न्यू नॉट। ये भी लिख सकते हैं आप वर्क फंक्शन को कि मिनिमम एनर्जी
दैट इज h nu naught. Required to eject the electron is called work function. क्लियर हुआ बेटा? व्हाट इज वर्क फंक्शन? क्या बोलेंगे आप? W नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट. क्लियर? वहाँ पर h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू नॉट आपकी क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो चलिए देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर. अब आपने पढ़ा कि कौन से फोटोन आपके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं. ये देखो, ये है आपके एक फोटोन की एनर्जी जो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, कब ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा बेटा? अच्छे से बताएं. व्हेन इट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जब इस फोटोन की जो ये आपकी एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी के. समझ गए? द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी, देन इट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. मीन्स h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट. देन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट करेंगे. अब सपोज करो कि जो आपकी इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से क्या है आपकी बेटा? बोलिएगा, ज़्यादा. जो आपने फोटोन डाला उसकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसके फॉर्म में मिल जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. किस फॉर्म में मिल जाएगी बेटा? बोलिएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर हो गया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बताओ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट. h न्यू माइनस h न्यू नॉट. तो अगर आप h को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट. देख लीजिएगा बेटा, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, किसका फॉर्मूला हो गया ये आपके पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का. क्या? h न्यू माइनस न्यू नॉट. अगर सपोज कीजिएगा, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूले हैं बेटा आपके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो और आपको फ्रीक्वेंसी नहीं क्या दी हो? वेवलेंथ दी हो और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ दी हो, तो h इक्वल टू आपको पता होना चाहिए बेटा. ध्यान से सुन लीजिएगा. आपका, मैं बार बार कह रही हूँ, आप यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसकी जगह पर आप क्या पुट कर देंगे बेटा? आपको पता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी आपकी वेवलेंथ पे? तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन क्या कर देंगे आप? लैम्डा नॉट. ठीक है, न्यू की जगह 1 बाय लैम्डा और न्यू नॉट की जगह 1 बाय लैम्डा नॉट. क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया. क्या निकालने का? बताइएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो ये आपके फॉर्मूले बता दिए मैंने कुछ. ध्यान से देख लीजिएगा क्या फाइंड आउट करने के बेटा. फिर से देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालने के अगर आपकी क्या दी हो? फ्रीक्वेंसी दी हो. काइनेटिक एनर्जी निकालना अगर आपकी क्या दी हो? वेवलेंथ दी हो. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जो मेटल की सरफेस से इजेक्ट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी. ये मैंने ले ली है आपकी कौन सी एक्सिस पर बच्चों? वाई एक्सिस पर. अब देखिएगा एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रही हूँ? फ्रीक्वेंसी जो लाइट डाली है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन. तो आप रेडिएशन डाल रहे हैं मेटल की सरफेस पर, उनकी फ्रीक्वेंसी ये इधर को आपके एक्स एक्सिस पर हो गई. ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेटा. आपको पता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन आपने इजेक्ट करना है मेटल की सरफेस से, उसकी फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो जाती तब तक तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कंसीडर करते हैं? ज़ीरो. ठीक है कि नहीं? जब तक फ्रीक्वेंसी किसके लिए इक्वल नहीं हो जाती? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब तक तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो. अब इस पॉइंट पर एज्यूम कीजिएगा, ये पॉइंट है आपका. यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो गई है बेटा? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल. इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा. ठीक. अब जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी, इसके पॉइंट के बाद जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वो बढ़ाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा बेटा. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन की जो आपने लाइट डाली है अभी तक उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड के बराबर नहीं हुई है. इस पॉइंट पर आकर जो आपने लाइट डाली थी उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई है. ठीक.
तो अब इसके बाद जब भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इस पॉइंट से आगे अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये ग्राफ आपका ये इंडिकेट करता है बेटा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ग्राफ? एक और ग्राफ देख लीजिएगा इसके बीच में, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर फिर से हमने क्या ले ली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या ली हमने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हमने क्या ले ली बेटा? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी ले ली, ठीक है कि नहीं बेटा। लेकिन क्या चीज़ है देखिएगा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाएगा। विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप बताइएगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्या होती है बेटा, जल्दी बताइएगा। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ठीक है ना बेटा, उसके बाद जितनी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे वो आपकी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ग्राफ देखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है? कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी आप कितनी भी इंक्रीज़ करें, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आप कितनी भी इंक्रीज़ करें, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जितनी है उतनी ही रहेगी। समझ गए? अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी तो काइनेटिक एनर्जी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? कितनी भी इंटेंसिटी की आप लाइट डालो, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ बेटा, इधर इंटेंसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होती है? ज़्यादा, पता है ना आपको, तभी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और कहीं आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो ये ग्राफ आपका पैरेलल चलेगा बेटा, देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करने पर। क्लियर हो गया? तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं आपके, किससे रिलेटेड? यहाँ से सुन लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। अब देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो ना तो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है और ना ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। क्यों नहीं करती है? ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपकी देखो बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन दें किसके बेस पर? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पर। एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका? फर्स्ट ब्लैक बॉडी। तो आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी जो वेव थ्योरी थी वो तो कहती है कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन आपको पता लग गया प्लैंक क्वांटम थ्योरी से कि कंटिन्यूस नहीं, क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस। क्यों? ये आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पता चला। क्यों? क्योंकि व्हेन सम सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, व्हेन सम क्या होगा आपको? सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड। तो आपकी वेव थ्योरी कहती है कि एक ही कलर देना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी जो किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकलते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसी की वजह से जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, तो क्या होता है आपका? तो दे इमिट करते हैं क्या बेटा? ध्यान से सुन लीजिएगा, दे इमिट रेडिएशन, ध्यान से सुन लीजिए, दे इमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्लियर है ना स्टूडेंट्स? क्यों? आपको पता है एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, अगर आप हीटिंग को क्या करते हैं बेटा? कंटिन्यू करते हैं, मोर एंड मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मोर एंड मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। आपको पता है, क्योंकि क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, मोर और मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड होगी तो क्या होगा? ठीक है। एंड इमिट रेडिएशन ऑफ
एंड इमिट रेडिएशन, देखते जाइएगा बेटा, एंड इमिट रेडिएशन ऑफ हाई एंड हाई फ्रीक्वेंसी। पर आपकी वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी तो कहती है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अरे भाई कॉन्टिन्यूस हुए तो फिर कलर कैसे चेंज होंगे? जबकि आप देखते हैं कि एक आयरन की रॉड को हीट करते हैं तो उसके कलर में कितने तरह के चेंज आते हैं। मीन्स उनकी क्या चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी। आपको पता है पहले कम फ्रीक्वेंसी की जो है वो आपको कलर ऑब्जर्व होता है, और जैसे जैसे आप क्या है उसको हीट करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो इमिट करता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेनेशन किसके बेस पर आपका? ऑन द बेसिस ऑफ प्लान